जय हिंद दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि चीन को कितना भी अपीज करने की कोई भी देश दुनिया की कोशिश करे, उसका तुष्टीकरण करने की, उसके नज़दीक जाने की, उसको खुश करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन फिर भी वह देश या कोई भी देश इतना सब करने के बाद भी चीन की शरारतों से अपने आप को महफूज नहीं समझ सकता। वह शांति से नहीं रह सकता। कोई देश यदि ये समझता हो कि हम चीन से अच्छे संबंध कर लेंगे, चीन के विरोधी देश जितने भी हैं उनसे अपने आप को दूर कर लेंगे, और दूर नहीं बहुत दूर करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, तो चीन हमारा अपना बन जाएगा, ऐसा नहीं होना है। और मैं आपको उदाहरण दूंगा, बड़े सटीक उदाहरण डाटा के साथ दूंगा, तारीखों के साथ दूंगा और स्टेटमेंट के साथ दूंगा। तो चीन जो है ना, वह एक अलग प्रकार का देश है। उसका जो सोचने का तरीका है वह दुनिया के दूसरे देशों से भिन्न है। इसलिए चीन के लिए जब भी हम कूटनीति बनाएं तो हमको अलग तरह के कैनवास पे चीज़ों को, पिक्चर को पेंट करना होगा, क्योंकि चीन जो है उसका लक्ष्य बड़ा लंबा होता है। वो बड़े कैनवास के ऊपर पिक्चर पेंट करता है, तो हम छोटे कैनवास पर 4 साल 5 साल का सोचकर, 10 साल का सोचकर चीन के ऊपर पॉलिसी नहीं बना सकते। और सबसे अच्छा उदाहरण इसमें फिलीपींस का है, क्योंकि फिलीपींस ने जितना अपीज करने की कोशिश की चाइना को खुश करने की कोशिश की, चाइना के दुश्मन अमेरिका को पब्लिकली बेइज्जत करने की कोशिश की कि इसकी वजह से चीन उसको सुकून से रहने देगा, उसका अच्छा मित्र बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। और फिलीपींस को किस प्रकार से मुंह की खानी पड़ी, मैं आपको डाटा सहित, तारीखों सहित सब बातें बताऊंगा आज, ताकि आप भी उस चीज़ को समझ सके। और अगले या एक आध दो वीडियोस के बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे कि हमको किस प्रकार से चीन के ऊपर यदि नीति बनानी है तो अपनी स्कॉलरशिप को इम्प्रूव करना पड़ेगा विज़ावी चाइना, कि हमको चाइना को बहुत समझना पड़ेगा कि चाइना कैसे सोचता है, क्योंकि चाइना वैसे नहीं सोचता जैसे आम दूसरे देश सोचते हैं। तो देखिए, हम फिलीपींस की यदि बात करें तो फिलीपींस के प्रख्यात, विख्यात, कुख्यात, जिस भी नाम से आप बोलें, वहाँ के राष्ट्रपति हैं डुटेर्टे। डुटेर्टे जो हैं वह 2016 में फिलीपींस के राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, और उन्होंने एक तरह की एक नीति पर चले कि वो प्रो चाइना और एंटी यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने स्टैंड लिया। अब थोड़ा सा आप समझिए कि फिलीपींस जो है वह अमेरिका का बहुत पुराना और बहुत बड़ा अलाय देश है। इतना अलाय है कि उनके आपस में डिफेंस पैक्ट है। अमेरिका की फौज का एक बड़ा हिस्सा जो है वह हमेशा फिलीपींस की भूमि पर रहता है, और इस तरह की संधि है यदि फिलीपींस पे कोई भी देश हमला करता है तो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और अमेरिका पर होता है तो वह फिलीपींस पर माना जाएगा। इस प्रकार का उनका एक डिफेंस की संधि है, जैसे नेटो की है, जैसे जापान के साथ उनकी है, अमेरिका की है, उस प्रकार की संधि फिलीपींस के साथ है, जैसे दक्षिण कोरिया के साथ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने प्रगाढ़ संबंध होंगे। उसके उपरांत भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है डुटेर्टे का एक विचार यह था कि वह चीन के नज़दीक जाएं और अमेरिका से दूर हो जाएं। इसीलिए जब उनकी पहली यात्रा थी बीजिंग की 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद, तो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया था, वो कहते हैं कि टाइम टू से गुड बाय टू वॉशिंगटन। अब वॉशिंगटन को टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। और उन्होंने यहाँ तक कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना का BRI बोलते हैं जिसको, उसको भी फिलीपींस में इनवाइट किया। उन्होंने यहाँ तक यह भी धमकी दी थी अमेरिका को कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं अमेरिका के साथ, उसको भी सस्पेंड कर देंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज को। उन्होंने कहा था कि चाइना इज अ गुड फ्रेंड, उसको डिस्क्राइब किया था उन्होंने, वो कहते हैं चाइना अ गुड फ्रेंड, कहते हैं कि अच्छा मित्र बताया था, शीर्षक दिया था चाइना को राष्ट्रपति ने। अब आप ये देखिए कि अभी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो दिखाती हैं कि किस प्रकार से फिलीपींस के राष्ट्रपति डुटेर्टे की यह पॉलिसी चाइना को अपीज करने की फेल हुई है। 3 मई को फिलीपींस के जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं लॉक्सिन जूनियर, उन्होंने एक ट्वीट किया, और जो ट्वीट है मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि उसमें
ऐसी शब्दों का उपयोग किया जो आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे और कभी सुनेंगे भी नहीं। ऐसी भाषा का उपयोग किया। तो मैं आपको थोड़ा सा सांकेतिक भाषा में पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। और यदि आप देखेंगे उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे टेडी लॉक्सिन की, तो आपको मिल जाएगा। वे कहते हैं, चाइना माय फ्रेंड, हाउ पोलाइटली कैन आई पुट इट, क्वेश्चन मार्क, लेट मी सी, ओह गेट द एफ आउट। एफ शब्द का उपयोग करते हैं, गेट द एफ आउट, मतलब वो कहते हैं कि ये साउथ चाइना सी की जो टेरिटरी है, जो वाटर्स है, वहां से निकल जाओ, एफ वर्ड यूज करके चाइना के खिलाफ। वो कौन कर रहा है? ये कर रहा है फिलीपींस का सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मतलब आप कह सकते हैं कि वहां का जो विदेश मंत्री वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहा है। फिर वो आगे लिखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू अवर फ्रेंडशिप, यू नॉट अस, वी आर ट्राइंग, you are like an ugly oaf forcing your attention on a handsome guy who want to be a friend, not to father a Chinese province। मतलब तुम एक ऐसे अगली किस्म के हो, जो मोटा भद्दी इस टाइप के हो, जो एक खूबसूरत से जो लड़का है उसको रिझाने की कोशिश कर रहे हो, जो फ्रेंडशिप चाहता है, ना कि तुम्हारी किसी प्रोविंस का पिता बनना चाहता है। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है फिलीपींस के विदेश मंत्री ने पब्लिक ट्वीट पर। ये 3 मई का उनकी टाइमलाइन पर अभी भी उपलब्ध है। अभी आप ये सोचिए कि ये इतना एक्सप्लिक्टिव जो ट्वीट आया है वो क्यों आया है? क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी चाइना को अपीज करने की, डेफिनेटली बुरी तरह से फेल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति समझ चुके हैं, तभी विदेश मंत्री इस प्रकार की बात को लिख रहे हैं कि चाइना दोस्त नहीं हो सकता और उनको अलाय के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अभी निर्भर करना होगा। और मुझे लगता है कि ये जो रियलाइजेशन है राष्ट्रपति डुटेर्टे में, ये इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। क्योंकि जून 2022 में डुटेर्टे को राष्ट्रपति का पद फिलीपींस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से छोड़ना होगा। और डुटेर्टे ने क्या किया था, जो यूएस ऑफ फिलीपींस का वीएफए है, जिसको कहते हैं विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट, जिसके तहत अमेरिका की फोर्सेस वहां पर रहती हैं, बिना रोक टोक आती जाती हैं, स्टेशन करती हैं इसी वीएफए एग्रीमेंट के माध्यम से। तो उन्होंने 11 फरवरी 2020 को चाइना को खुश करने के लिए, 11 फरवरी 2020 बहुत नई चीज है, पिछले वर्ष फरवरी में ही 11 फरवरी के दिन डुटेर्टे ने उसको टर्मिनेट कर दिया था। अब आप समझिए कि जो अमेरिका की बेस थी चीन के पास, उसको हटा दिया था। और जो वीएफए का एग्रीमेंट है वह कहता है कि यदि 180 दिन मतलब 6 महीने के अंदर यदि दोनों पार्टीज उस पर वापस से निगोशिएट नहीं कर सकती हैं तो हटना ही होगा। लेकिन हुआ क्या कि टर्मिनेशन से लेकर 2 बार, एक बार जून में और वापस से नवंबर 2020 में उसको टेम्परेरी एक्सटेंशन देना पड़ा डुटेर्टे को। अब क्यों देना पड़ा होगा? क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे होंगे, मैं बताता हूं आपको क्यों देना पड़ा, वो सब मैं बताता हूं। मतलब आप समझिए कितनी बड़ी बात है यह कि अमेरिका की जो बेस थी उसको हटा, चीन को खुश करने के लिए अपने देश से अमेरिकी सैनिकों को भगाने को तैयार हो गए थे डुटेर्टे। लेकिन फिर उनको वापस एक तरह से अपनी बात पर यू टर्न लेना पड़ा और 2 बार उन्होंने टेम्परेरीली वीएफए को वापस से लागू किया। अब यदि आप थोड़ा सा इन सब टाइमलाइंस को समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों करना पड़ा उनको। क्योंकि उन्होंने जून में किया और नवंबर में किया टेम्परेरी एक्सटेंशन। और जून ही की बात देखें आप, तो जून में उन्हीं के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक और जो ट्वीट था या एक वक्तव्य दिया था, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था फॉरेन सेक्रेटरी ने फिलीपींस के, जिसमें वो कहते हैं, इन अ टाइम ऑफ पैंडेमिक एंड हाइटेंड सुपर पावर टेंशंस इट विल बी वाइज टू कीप द वीएफए इन प्लेस। देन ऑन जुलाई 12th, जबकि 4th एनिवर्सरी थी 2016 की जो रूलिंग आई थी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हैग में होती है, जो फिलीपींस और बीजिंग चीन के बीच में मुकदमा चल रहा था, जो डिस्प्यूटेड वाटर सीमाएं हैं उनके विषय में, जिसमें चीन के खिलाफ फैसला दिया था
फिलीपींस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको पब्लिकली एंडोर्स किया। अभी तक 4 साल से, पिछले 4 साल पहले हो चुका था, लेकिन चीन को खुश करने के लिए फिलीपींस पब्लिकली उस बात को एंडोर्स नहीं करता था, पब्लिकली एंडोर्स करना शुरू किया। तो दो चीजें आप देख लीजिए एक साथ, कि एक तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं कि इतने टेंशन चल रहे हैं इस क्षेत्र में सुपर पावर्स के, तो ज्यादा अच्छा है कि वीएफए जो उनका जो विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स और फिलीपींस की फोर्सेस का, उसको जारी रखा जाए, लागू रखा जाए। और दूसरा, जो 4th एनिवर्सरी होती है, जो हैग की जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था फिलीपींस के हक में, उसको अभी तक वो एंडोर्स पब्लिकली नहीं करते थे खुलेआम से, लेकिन अब खुले रूप से एंडोर्स करना शुरू किया, क्योंकि देख लिया कि 4 साल तक एंडोर्स नहीं करने के बाद भी, चीन को अपीज करने के बाद भी, चीन की पॉलिसीज और उसके रद्द अमल में फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर उसके थोड़े दिन बाद आप देखिए, मैंने आपको 2 टाइमलाइनें दिखाई थी कि एक तो जून में और नवंबर में जो वीएफए था उसको टेम्परेरी एक्सटेंशन मिला था। अभी नवंबर से पहले सितंबर 23, 2020 में आप देखिए कि यूएन जनरल असेंबली का सेशन होता है, और 23 तारीख को, 23 सितंबर 2020 को खुद प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस डुटेर्टे की उस वहां स्पीच होती है। और स्पीच में वो क्या कहते हैं, वो 2016 का जो रूलिंग था इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का हैग वाली, तो वो कहते हैं यूएन के प्लेटफॉर्म पे बियॉन्ड कॉम्प्रोमाइज, उसके बारे में कहते हैं वी फर्मली रिजेक्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन इट। वे कहते हैं कि इस पे तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इसको कोई अंडरमाइन करने की जो इफेक्ट होते हैं हम उनको पूरी तरह से, पुरजोर तरह से उनको रिजेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से डुटेर्टे, जो कि चाहते थे अपीज करना, प्रेम पूर्वक संबंध रखना चीन से, अब वो हार्ड लाइन लेना शुरू करते हैं। अब आप ये और देखिए कि ये बात मैं आपको सितंबर में, नवंबर 11, 2020, फिर उनके फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं फिलीपींस के, डुटेर्टे के जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, बिना डुटेर्टे की मर्जी के तो कह नहीं सकते। वे दर्शाते हैं कि ग्रेट पावर कंपटीशन साउथ चाइना सी में जो चल रहा है वह कारण है कि हम वीएफए को टर्मिनेट नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और कहते हैं, वे हाईलाइट करते हैं कि उनका जो ट्रेडिशनल अलाय मतलब अमेरिका है, उसमें क्लैरिटी और स्ट्रेंथ है। अब आप ये समझिए, ये 2 शब्दों को समझिए, क्या बोलते हैं वे। नवंबर 11, 2020 को फिलीपींस के विदेश मंत्री कहते हैं कि जो ग्रेट पावर कंपटीशन चल रहा है साउथ चाइना सी में, वही कारण है कि विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ हमारी संधि है, उसको हम नहीं हटा रहे, टर्मिनेट नहीं कर रहे। और फिर जो वो हाईलाइट करते हैं अमेरिका के विषय में, 2 शब्दों का उपयोग होता है उसमें, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ। तो उसको कंपेयर करते हैं चीन से कि क्लैरिटी, चीन के पास ना क्लैरिटी है ना स्ट्रेंथ है। ये क्या है, ये आप पॉलिसी शिफ्ट आप देखिए, आप समझिए, क्या ये बिना वहां के प्रेसिडेंट के और वहां की सरकार का एक मन बने कोई भी विदेश मंत्री नहीं कर सकता। और जब ये ऐसे मन बनते हैं तो उसके पीछे जो है ना पुख्ता कारण होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं टाइमलाइन पर, 12 फरवरी 2021, इसी वर्ष, अब वीएफए जो विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट, मतलब जो डिफेंस की संधि है फिलीपींस और अमेरिका के बीच, उसको एक तरह से खुद राष्ट्रपति डुटेर्टे ही एंडोर्स करते हैं। जब वो क्लार्क एयरबेस है जो नॉर्थ वेस्ट है मनीला का, वहां की राजधानी का नाम मनीला है फिलीपींस की, उसके नॉर्थ वेस्ट में जो क्लार्क एयरबेस अमेरिका को दी गई है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। और इंस्पेक्शन करते समय क्या बोलते हैं, आई एम ओके विद दैट, मतलब मुझे यह मंजूर है, मैं उसको कबूल करता हूं। मतलब वे चाहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस फिलीपींस की धरती पर रहें। नो लव नाउ विद चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ प्रेम संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं इस चीज को। फिर उसके बाद आता है मार्च, ये फरवरी की बात है। फिर 2 मार्च भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परचेज करने का एक डील जो होती है वह मनीला इंक करता है। मतलब भारत के साथ उनका एक डील हो जाती है कि भारत अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल किसके खिलाफ है, और ब्रह्मोस चूंकि एक
बड़ी भारी मिसाइल है, एक डिटरेंट की तरह काम करती है और ये दर्शाती है कि एक पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस कर रहा है फिलीपींस। और वो किसके विरुद्ध करेगा? डेफिनेटली वो किसी के विरुद्ध नहीं है, उसका कौन दुश्मन नहीं है वहां पर, केवल चाइना है, तो जिसके साथ उसके वाटर डिस्प्यूट्स हैं। फिर और बहुत सारी कोशिशें उन्होंने की थी और मुझे लगता है कि वो मन से अभी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि चीन के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन चीन ऐसे कर्तव्य कर रहा है कि अभी फाइनली 19 अप्रैल 2021 को उनको धमकी तक देनी पड़ी डुटेर्टे को, चीन को। और धमकी इसलिए देना पड़ी क्योंकि एक वेसल था जो फिलीपींस का वेसल था, जिसमें वहां के मीडिया कर्मी न्यूज कवर करने के लिए जा रहे थे, उसको चीन की नेवल शिप जो थी वो चेज करती है, फॉलो करती है। आप सोचिए कि आप एक कोई वेसल में जा रहे हो, कोई देश की नेवी का शिप बंदूक टान के आपके पीछे पीछे चले और आपको परेशान करे तो आपको कैसा लगेगा? ये होता है फिलीपींस के मीडिया कर्मियों के साथ। तो उस पर वो कहते हैं, वो धमकी देते हैं एक तरह से चाइना को, और वो कहते हैं कि आई विल सेंड माई ग्रे शिप्स देयर टू स्टेक अ क्लेम, मतलब मैं अपने जो क्लेम है उसको पुरजोर तरह से रखने के लिए ग्रे शिप मतलब नेवी का शिप भेजूंगा। मतलब क्या हुआ कि ये जंग की बात करते हैं कि ठीक है फिर जो होगा वो देखेंगे, हम लड़ेंगे। तो ये फाइनली इतना सब करने के बाद राष्ट्रपति डुटेर्टे को चीन के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, पब्लिकली बोलना पड़ रहा है, ओपनली बोलना पड़ रहा है, जो डुटेर्टे शुरू से चीन को खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए अपील करने के चक्कर में लगे हुए थे। और वैसे मुझे लगता है कि डुटेर्टे जैसे कि वो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रख्यात कुख्यात विख्यात जो भी उनके लिए शब्द कहते हैं आप डुटेर्टे के लिए, और क्यों बोल रहा हूँ ये बात मैं अंत में बताऊंगा आपको कि ये शब्दों का उपयोग क्यों कर रहा हूँ और मैं खुद भी क्यों उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता पर्सनली भी। मुझे लगता है कि अभी भी जो उनका अभी तक पास्ट रहा है उससे मुझे लगता है कि वे चाहते हैं शायद कि चाइना के साथ अच्छे संबंध रहें, और संभवतः वो चाहते हैं कि फिलीपींस में चाइना जो इन्वेस्टमेंट करे बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव को लेकर। लेकिन जिस प्रकार की असर्टिवनेस फिलीपींस के खिलाफ इतना सब कुछ करने के उपरांत भी चीन दिखा रहा है, तो अब उनको पब्लिकली चीन के विरोध में खड़ा होना पड़ रहा है, चीन को धमकियां देना पड़ रही, वो उनकी मजबूरी वश करना पड़ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से डुटेर्टे को इस स्थिति पर चीन लाया, जबकि उन्होंने पूरी कोशिश करी थी चीन की गोद में बैठने की, चीन को अपनी गोद में बिठाने की, जैसा भी आप उसको कह लें या समझ लें। देखिए मैं कुछ आपको तारीखों के साथ बताता हूं। 2019 के शुरुआत और 2020 में भी आप मान लें, चाइना ने क्या किया कि एनसर्कल कर दिया जो टिट्सू आइलैंड है। ये टिट्सू आइलैंड जो है ना, ये दोनों क्लेम करते हैं वहां पर। साउथ चाइना सी में से बहुत सारे आइलैंड्स की है, जो कोई जापान क्लेम करता है, कोई मलेशिया करता है, कोई इंडोनेशिया करता है, या कुछ फिलीपींस करता है। तो ये टिटू आइलैंड्स जो हैं वो उसको एनसर्कल कर लिया चीन ने। और चीन ये कैसे करता है, अपने कोस्ट गार्ड को भी भेजता है और अपनी फिशिंग बोट, मैं कहता हूँ वो फिशिंग बोट नहीं होती, फिशिंग मिलिशिया होती है एक तरह से। फिशिंग वगैरह तो एक नाम की चीज होती है, वो उनकी मिलिट्री ही होती है, उसके साथ में कोस्ट गार्ड भी चलते हैं। तो पहला उनको बड़ा डेंट उन आइलैंड चेन्स आइलैंड के इधर टीटू आइलैंड्स पर दिया चाइना ने कि आपकी पॉलिसी कितनी भी अपील करने की हो, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। फिर फरवरी 2020 में जब डुटेर्टे ने कुछ ही दिन हुए थे कि VFA जो विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ थे उनका, उसको जब कैंसिल किया था, तो क्या होता है कि एक चाइना का नेवी शिप है, वो उनकी टेरिटरी में जो उनकी डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पेट्रोल करता हुआ पाया जाता है, और उसको फिलीपींस की जो नेवी है वो होस्टाइल एक्ट कहती है। अब आप समझिए कि अभी अभी फिलीपींस ने अमेरिका को भगाने की बात की है, उन्होंने कह दिया कि अब आप हमारी जमीन छोड़ दो चीन को खुश करने के लिए। वो उसी समय उसके कुछ दिनों के बाद ही चीन के जो नेवी का शिप है PLAN प्लान जिसको कहते हैं प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, जो PLAN है, PLAN का चीनी नेवी का जो शिप है वह डिस्प्यूटेड वाटर्स में घूमता हुआ दिखता है। अब आप सोचिए ना कि अभी तो वो अमेरिका को भगा रहा था आपके लिए डुटेर्टे, और लेकिन आपने फिर वही हरकतें शुरू कर दी, उसको दिन भी नहीं हुए हैं और इस तरह से आपने उसके मुंह पे थूक दिया। फिर उसके बाद आप जाए चल देखिए अप्रैल 2020 में
जो चाइना है वो जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है उसको आधिकारिक रूप से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है वह डिक्लेयर कर देता है। मतलब आधिकारिक रूप से कहता है ये तो हमारी जगह है। तो आप देखिए कि फिर वापस से अपनी जनता को डुटेर्टे भी क्या मुंह दिखाएंगे, भले ही वो कितना ही प्रो चाइना हो, कितने एंटी यूएसए हो, लेकिन फाइनली जनता को तो मुंह दिखाना ही पड़ेगा उनको। फिर उसी महीने में मतलब अप्रैल 2020 में जो चाइना है वो जियोलॉजिकल सर्वे का जो वेसल है वह डाल देता है वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। फिर मई में वो मलेशिया का जो एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां पर ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन शुरू कर देता है। तो क्या संदेश मिलता है बार बार डुटेर्टे को भी और फिलीपींस को भी कि कोई भी जो पड़ोसी है वह चीन की चालाकियों से बचकर नहीं रह सकता, इंक्लूडिंग उनके जो इतना सब कुछ कर रहे थे उसके लिए। फिर जिसको कहते हैं ना जो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक आप कह सकते हैं, जनवरी में, इसी वर्ष के जनवरी में चाइना एक कानून पास करता है जिसके तहत उनके जो कोस्ट गार्ड हैं उनको अधिकार दिया जाता है कि राइवल शिप्स के ऊपर वे गोलीबारी कर सकते हैं, वे उस पर फायर कर सकते हैं। तो आप देखिए चीजें किस दिशा में जा रही है। अब ये और अभी रिसेंटली कुछ महीनों से 2-2.5 महीने तक लगभग इन्होंने एक लंबा अपने जो फिशिंग वेसल्स हैं उनको भेजा चीन ने। इतने महीनों के लिए कभी भी दुनिया में कहीं पर फिशिंग वेसल्स छोटे से एरिया में नहीं जाते, लेकिन फिशिंग के नाम पर फिलीपींस के वाटर्स में चाइना अपने वेसल्स भेजता है। और मैं कहता हूं कि वो फिशिंग वेसल्स नहीं होते, फिशिंग मिलिशिया होते हैं। और वो कई दिनों तक के चीन के और फिलीपींस के बीच में टक्कर एक तरह से चलती रही, घर्षण चलता रहा, गर्म वातावरण रहा कि आप इनको ले जाओ। और रिसेंटली अभी हालात ठंडे हुए हैं जब वो हटे हैं कई महीनों के बाद, कई दिनों के तक वहां पर रुकने के बाद फिशिंग के नाम पर। और इसी में वह जो मीडिया कर्मियों का इंसिडेंस हुआ था जिसमें जो एक वेसल था फिलीपींस का जिसके बारे में बताया था मैंने आपको कि जिसमें मीडिया कर्मी थे उनको चाइनीज नेवी के शिप ने चेज किया और फिर डुटेर्टे को कहना पड़ा कि मैं अपनी नेवी भेज दूंगा, जो होगा देखेंगे, एक तरह से उन्होंने ये कहा। अब आप ये देखिए कि डुटेर्टे कितना भी चाहें ये सब होते हुए चीन को अच्छा तो नहीं साबित कर सकते, चीन से अपनी नजदीकियां भी नहीं चोक कर सकते, वरना उनकी जनता उनको छोड़ेगी नहीं यदि ऐसा करेंगे तो। और उनको ना चाहते हुए भी अमेरिका के पास आना पड़ेगा। अब उनके जाने का समय भी आ रहा है, जाने का मतलब उनको प्रेसिडेंट का जो टर्म खत्म होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशनली उनको हटना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें भी इस दरमियान में बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस होंगे और डुटेर्टे को ना चाहते हुए भी चाइना के खिलाफ एक हार्ड लाइन लेनी होगी, क्योंकि चाइना अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और जो एक जनमानस वहां बनता जा रहा है और अपोजिशन पार्टीज का भी मानस बन रहा है, मेंबर पार्लियामेंट्स का भी मानस बन रहा है, वो चाइना के खिलाफ जा रहा है। तो नहीं चाहते हुए भी, चाहे मन में उनके लिए, उनके डुटेर्टे के मैं बोलता हूं अभी भी चाइना का प्रेम कहीं ना कहीं है और एंटी अमेरिकन भाव है। वो क्यों बोलता हूं बताता हूं, लेकिन उनको एक टफ लाइन लेना पड़ेगी चाइना के खिलाफ। हालांकि वे अभी भी अपना एंटी यूएस जो वक्तव्य देते हैं, मुझे नहीं लगता उससे बाज आएंगे। और उसके पीछे मुझे जो कारण लगता है, क्योंकि डुटेर्टे जो हैं वो खुद को बताते हैं कि वे डिसाइपल हैं रेनेटो कॉन्स्टेंटिनो के। और रेनेटो कॉन्स्टेंटिनो एक डिप्लोमेट थे, एक वहां के राष्ट्रवादी थे, एक वहां के फ्रीडम फाइटर थे और एक विचारक थे। और उनका हमेशा ये मानना था कि फिलीपींस को अमेरिका से दूर होना चाहिए और चीन के, और यूएसएसआर उस समय था तो यूएसएसआर के नजदीक जाना चाहिए। उनके ऊपर यह भी आरोप था, इसलिए उनका यूनिवर्सिटी का शायद जॉब भी कुछ छोड़ना पड़ा था कि वे प्रो कम्युनिस्ट हैं, वे कम्युनिस्टों के पक्षधर हैं, इसलिए शायद उनको यूनिवर्सिटी के बीच अपना टीचिंग जॉब था वह भी छोड़ना पड़ा था अपने विचारों के कारण। और डुटेर्टे अपने आप को उनके फॉलोअर मानते हैं, किसका? कॉन्स्टेंटिनो का। तो मुझे लगता है वैचारिक रूप से वह अभी भी प्रो चाइना एंटी यूएसए हैं, लेकिन जो चाइना के कर्तृत्व हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि डुटेर्टे चाहकर भी अमेरिका के
दूर नहीं जा सकते, चाइना के नजदीक नहीं जा सकते, उनको अमेरिकन कैंप में रहना ही होगा। फिर मैं भी आपको कह रहा था कि मैं भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता, और विख्यात, कुख्यात और प्रख्यात, ये तीनों चीजें की तीनों जो मैंने उपमाएं दी हैं डुटेर्टे को, वो क्यों दी हैं? देखिए, डुटेर्टे वहां पर लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें जो हुई हैं, आप समझिए कि उसको कैसे कोई भी अच्छा बोल सकता है। इन्होंने 2016 के सितंबर में एक वक्तव्य दिया था। फिलीपींस में ड्रग्स की प्रॉब्लम, ड्रग्स लेने की और ड्रग्स के व्यापार की बहुत ज्यादा थी, अभी भी होगी, मुझे एग्जैक्ट अभी का नहीं पता, लेकिन डुटेर्टे ने एक अभियान चलाया था ड्रग्स को साफ करने का अपने देश से। तो एक वक्तव्य देते हैं कि हिटलर ने 30 लाख यहूदियों को मारा, और यहाँ पर 30 लाख ड्रग एडिक्ट हैं, और मैं इन सबको इन सबका स्लॉटर करने में खुश रहूंगा, मतलब इनका कत्ल करने में मुझे खुशी होगी। क्या बोलते हैं वो? हिटलर ने 30 लाख यहूदियों की हत्या की, फिलीपींस में 30 लाख जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हैं, और मुझे प्रसन्नता होगी इनका कत्ल करने में, इन ड्रग एडिक्ट्स का। तो वो अपने आप को हिटलर से कंपेयर करते हैं, और एक तरह से वो प्रशंसा करते हैं जो हिटलर ने किया उसकी। तो ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं कर सकता। फिर जो उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई थी। यह भी उन पर आरोप लगता है कि हजारों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई और ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ। तो उनसे एक रिपोर्टर ने एक बार क्वेश्चन कर लिया था कि एक फोरम पर जिसमें बराक ओबामा से भी वो मिलेंगे, तो उसमें बराक ओबामा को कैसे समझाएंगे इसके विषय में कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं। तो उसमें वो क्या कहते हैं बराक ओबामा को? वो कहते हैं सन ऑफ अ डब्ल्यू शब्द, जो एक वैश्या के लिए उपयोग होता है, वैसा शब्द उपयोग करते हैं वो, सन ऑफ अ डैश डैश डैश, आई विल कर्स यू इन दैट फोरम, वो ओबामा के बारे में कहते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है कि ओबामा ने जो मीटिंग थी वो कैंसिल कर दी, उसके बाद इनको माफी मांगना पड़ी अमेरिका से और ओबामा से। फिर एक बार और उन्होंने ओबामा के विषय में कहा था, वही एंटी ड्रग कैंपेन की जो उनका चल रहा था, उसमें अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया था कि जिस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स वगैरह हो रही थी, तो उसमें वो कहते हैं यू कैन गो टू हेल, ओबामा के विषय पर, ओबामा के मुंह पे तो नहीं कह सकते, उनके विषय पर। फिर वो करप्शन के विषय में एक बार स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं इफ यू आर करप्ट आई विल फेच यू यूजिंग अ हेलीकॉप्टर टू मनीला एंड आई विल थ्रो यू आउट, आई हैव डन दिस बिफोर, वाई वुड आई नॉट डू इट अगेन। यदि करप्ट कोई है तो मैं उसको उठाऊंगा, मनीला में एक हेलीकॉप्टर में बिठाऊंगा, हेलीकॉप्टर में से बाहर फेंक दूंगा, मैंने पहले किया है यह, अब वापस क्यों नहीं करूंगा, मतलब खुद बोलते हैं मैंने किया है। फिर वो बताते हैं, खुद बताते हैं कि उन्होंने एक चाइनीज रेप और मर्डर सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट शब्द याद कीजिए, ये नहीं बोलते हैं कि उसने किया था, एक सस्पेक्ट था, चाइनीज था, जो रेप और मर्डर का सस्पेक्ट था, उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर में उठाया था, हेलीकॉप्टर से फेंक दिया था, वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक जर्नलिस्ट को गुस्से में वो बोलते हैं एक बार, जस्ट बिकॉज यू आर अ जर्नलिस्ट यू आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम एसिसिनेशन इफ यू आर अ सन ऑफ अ बी, SOB। मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम जर्नलिस्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको कत्ल नहीं किया जाएगा अगर तुम एक कुत्ते के बच्चे हो, इस तरह का कहते हैं वो। फिर पोप आते हैं फिलीपींस में मई 2016 में, और जब वो फिलीपींस के मनीला में आते हैं तो वहां ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि VIP मूवमेंट की वजह से, जो भी कारण हो। तो वो पोप को कहते हैं, पोप सन ऑफ अ डब्ल्यू शब्द। आप बताइए पोप के बारे में ये शब्द बोल रहे हैं, सन ऑफ अ डब्ल्यू, जो खराब महिला के लिए यूज करते हैं वो शब्द। गो होम, डू नॉट विजिट अस अगेन। फिर कोर्ट को बोलते हैं, जब कोर्ट कुछ चीजों के ऊपर, उनकी एंटी ड्रग कैंपेन के ऊपर टिप्पणी करता है, तो वो कोर्ट को कहते हैं प्लीज डोंट ऑर्डर मी अराउंड, और वुड यू रादर दैट आई डिक्लेयर मार्शल लॉ, मुझे आप हुक्म मत दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो ये हैं डुटेर्टे, जिन्होंने खूब कोशिश की कि चीन को खुश करें, चीन का अपीसमेंट करें, अमेरिका को खूब गालियां दी, चीन के हाथ गलबहियां की, लेकिन चीन ने उनके देश को नहीं छोड़ा। अब जब आखिरी समय आ रहा है उनके राष्ट्रपति पद का, तो डुटेर्टे को समझ में आ रहा है कि नहीं, चीन किसी का दोस्त नहीं हो सकता, उसको कितना ही खुश करने की कोशिश कर लो।
तो वापस अमेरिका के साथ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी जो टर्म खत्म होने वाली है डुटेर्टे की, उससे पहले पहले जो विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट है जो यूएस के साथ उनका डिफेंस पैक्ट है वीएफए वापस से पुख्ता हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये होना, और लगता क्या ये बात सच भी है कि हमारी जो इंडो पैसिफिक की अवधारणा है और जो रणनीति है उसके लिए अच्छा है कि मनीला में और फिलीपींस में अमेरिका की फोर्सेस बैठी रहें और फिलीपींस जो है वो अमेरिका से दूर रहे। लेकिन सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है कि कोई भी दुनिया का देश चीन को कितना भी खुश करने की, उसको अपीज करने की कोशिश कर ले, चीन को जो करना है वही करता है। इसलिए चीन से सभी को सावधान रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चीन से अच्छे संबंध रखो, चीन को अपीज करो, लेकिन चीन को जो करना है वही करता है। इसलिए चीन से अपने आप को बचाने के लिए, अपने नेबरहुड को बचाने के लिए जो पॉलिसीज बना रहे हैं उस पर दुनिया के हर देश को अमल करना चाहिए। और अब ऑस्ट्रेलिया भी जाग चुका है, एक दो दिन में बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया ने क्या नया काम और भी किया है। न्यूजीलैंड भी जाग रहा है और बहुत सारे साउथ चाइना सी के देश जाग रहे हैं। क्वाड एक शक्ति के रूप में डेफिनेटली उभरेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। आपके जो प्रश्न हो डेफिनेटली आप डालें कमेंट्स में, मैं उत्तर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।